हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक बी हाइव का पोएम लेसन 3 में जो पोएम है रेन ऑन द रूफ पढ़ेंगे और इसके पोएट है कोच किनी। सो सबसे पहले मतलब देख लें। रेन बारिश को कहते हैं और रूफ छत को कहते हैं। तो यहाँ पर रेन ऑन द रूफ का मतलब है तो छत पे जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं उसको सुन के पोएट को क्या फील होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आई विल रिसाइट द पोएम, आई विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, we'll tell the explanation of the poem, we'll discuss the rhyming scheme and of course the poetic devices too. So we start. See, when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब जो आसमान है काले बादलों से भरा होता है and it starts raining, और जब बारिश शुरू हो जाती है, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? पैटर होता है जो पानी की बूंदें जो गिरती हैं तो उनसे जो आवाज़ उत्पन्न होती है उनको पैटर कहते हैं ना, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो जो बारिश, सॉफ्ट बारिश की जो धीरे धीरे बारिश हो रही है उसकी जो बूंदें पड़ रही हैं छत पे, वो उसकी आवाज़ कभी आपने सुनी है? व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलेडी ऑफ नेचर? मेलेडी होता है मधुर संगीत। तो जब ये मधुर संगीत, जो प्रकृति का मधुर संगीत है, जो पानी की बूंदों की आवाज़ में आप सुन रहे हैं, तो इसको सुन के आपके दिमाग में क्या फ्लैश करता है, क्या कौंधता है, क्या दिमाग में आता है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। और इस पोएम को पढ़िए ये जानने के लिए कि पोएट जो है जब इस बारिश को सुनता है, बारिश की आवाज़ सुनता है, तो वो किन सपनों में खो जाता है। सो आई एम गोइंग टू रिसाइट द फर्स्ट स्टैंजा. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. See the difficult word first. Humid होता है full of moisture, है ना, बहुत नमी। और ह्यूमिड शैडोज यहाँ पर बादलों को कहा गया है। और हवर होता है मंडराना, है ना, जो बादल घूमते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, उनको हवा कहते हैं। स्टारी स्फीयर्स, स्टारी होता है तारों से भरा हुआ, और स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर्स का पूरा मतलब है यहाँ पर आसमान, स्काई। मैलेंकली होता है सैडनेस, सैड। ठीक है, आगे देखिए ब्लिस, ब्लिस माने हैप्पीनेस। आगे देखिए कॉटेज चैम्बर, यहाँ पर कॉटेज चैम्बर, कॉटेज झोपड़ी को कहते हैं, और कॉटेज चैम्बर और बेड भी आगे लिखा है, तो हमको ये बताते हैं कि यहाँ बेडरूम की बात हो रही है, जहाँ पर सोते हैं। पैटर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदों की आवाज़। सो सी द एक्सप्लेनेशन। पोएट कहता है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, रात के समय जब आकाश में बहुत ही ह्यूमिड शैडोज जो है, पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं, एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो डार्कनेस, तो रात का अंधेरा है, वो बहुत उदास है, वो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो रो रहा है किस फॉर्म में? इन रेनी टीयर्स, मतलब कि वो जो बारिश हो रही है वो कहते हैं कि डार्कनेस जो है सैड है और वो रो रही है, और जो पानी गिर रहा है वो बारिश का जो पानी है उसको वो टीयर्स, आंसुओं से कंपेयर करते हैं कि डार्कनेस बहुत उदास है और बारिश के रूप में जो बारिश हो रही है वो उसके आंसू हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. और पोएट कहते हैं कि अपने बेडरूम में, अपने घर के बेडरूम में एक पिलो, तकिए को प्रेस करके दबा के, और इस जो रेन ड्रॉप्स पैटर की जो आवाज़ें हैं लेटे लेटे उनको सुनना, जो सॉफ्ट रेन बरस रही है, धीमे धीमे बारिश हो रही है, और जो पानी की बूंदों की आवाज़ें उनको लेट कर सुनना और तकिए को दबा के, व्हाट अ ब्लिस, कितना सुखदायक है। ब्लिस होता है हैप्पीनेस, है ना, कितना आराम लग रहा है, कितना सुख लग रहा है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम होता है बच्चों कि जब पोएम की किसी लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड किसी दूसरी लाइन से, साउंड दूसरी लाइन के जो एंड वर्ड होता है उसकी साउंड से मैच करती है। जैसे अब देखिए हावो की लाइन किसी से भी स्टैंजा में मैच नहीं कर रही है, तो हम इसको ए अल्फ़ाबेट दे के छोड़ देंगे। लेकिन देखिए बी जो है स्फीयर, स्फीयर की साउंड
फोर्थ लाइन टीयर्स से मैच कर रही है ना, स्फीयर टीयर्स सुनने में सेम है, तो सेम साउंड को सेम अल्फ़ाबेट देते हैं और लगातार ABCD के जैसे वो चलती है ना उसी फॉर्म में देते हैं। ए के बाद आप डायरेक्ट E और F पे नहीं पहुंच सकते, ए के बाद आपको B देना है, ठीक है। इसी तरह देखिए डार्कनेस, डार्कनेस की साउंड किसी से नहीं मिल रही है तो हमने C दिया इसको। टीयर्स पहले ही हो चुका है। पिलो की साउंड किसी से नहीं मिल रही है तो पिलो को हमने D दिया। लेकिन यहाँ देखिए बेड और ओवरहेड सुनने में सेम सा साउंड कर रहा है तो हमने दोनों को E दिया, D के बाद E। और फिर पैटर इस स्टैंजा में बचा तो पैटर को F दिया। तो दिस इज हाउ वी डू राइमिंग स्कीम। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत बार यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है बच्चों जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग वर्ड है ना, स्टार्टिंग वर्ड में जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में से, उसमें से AEIOU हटा दे, जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड बचते हैं, जो 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट वर्ड्स का अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और उनमें से किसी की साउंड किसी पर्टिकुलर लाइन में बार बार रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन में वर्ड की स्टार्टिंग में होती है, ठीक है ना। जैसे देखिए ह्यूमिड से ह्यूमिड में हा साउंड और हावर में हा साउंड रिपीट हो रहा है, और देखिए ये स्टार्टिंग में है ना, H से साउंड शुरू हो रही है, हा से साउंड शुरू हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। ऐसे देखिए स्टारी स्फीयर्स, पहला वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है, इसकी सा साउंड है। इसी तरह देखिए प्रेस पिलो, पा साउंड रिपीट हो रही है, प्रेस पिलो। इसके नीचे सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा लाई लिसनिंग, ला साउंड रिपीट हो रही है। दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर देखिए पैटर, पैटर है सेकेंड लास्ट लाइन, जिसका मतलब है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। जब भी हम किसी पोएम में किसी उसमें कि साउंड की बात करते हैं ना, किसी तरह की भी साउंड हो, चाहे वो डक क्वेक हो, चाहे वो बर्ड्स चीपिंग हो, चाहे पैटर, चाहे बारिश की जो बूंदों की आवाज़ है उसको पैटर कहते हैं। जब भी हम किसी साउंड की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑनमेटोपेया फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। स्पेलिंग देख लीजिए, ONOMATOPOEIA। जब भी किसी साउंड की बात होगी तो ऑनोमेटोपेया फिगर्स ऑफ स्पीच होगी। यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच मुझे और दिख रही है, देखिए मेलैंकली डार्कनेस, ठीक है। जो पोएट कहता है जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो उदास है। मेलैंकली होता है उदास, है ना, सैड। तो बच्चों जब किसी नॉन लिविंग थिंग पे हम एक जीवित प्राणी के गुण अपनाते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर डार्कनेस जो है कभी भी उदास नहीं हो सकती ना। डार्कनेस कोई पर्सन तो है नहीं जो कभी खुश होगा कभी उदास होगा, तो डार्कनेस को यहाँ पर लेकिन उदास बताया, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। और इसी वर्ड में मेलैंकली डार्कनेस में एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसको कि हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कि हम जब एक नाउन के संग हम एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव एक्चुअली उस नाउन को ना बताकर किसी दूसरे नाउन के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है। जैसे देखिए कि मेलैंकली इसका एडजेक्टिव है कि उदास है, डार्कनेस जो है वो उदास है। तो उदास डार्कनेस नहीं होती, लोग होते हैं, है ना यहाँ पर, लेकिन डार्कनेस को कह रहे हैं। तो डार्कनेस एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन हाथ में पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो मेलैंकली जो एडजेक्टिव है वो डार्कनेस के संग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली लोग उदास होते हैं, तो जो कि दूसरा एक नाउन है। तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। नाउ सी द अनदर पोएटिक डिवाइस, हावर के बाद किसी भी पंचुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है। तो जब इस टाइप की जगह होती है जैसे हावर, स्फीयर्स, डार्कनेस, पिलो, बेड, पैटर, या कहीं भी जब किसी लाइन के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क ना हो और लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन या फिर हो सकता है उसकी दूसरी पे ही आके कोई पंचुएशन मार्क आ जाए, तो ऐसे मूव करती हैं रनिंग लाइंस में, तो वहाँ पर हम कहते हैं इंजैपमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ पर इंजैपमेंट इज ऑल्सो देयर। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। I'm going to recite second stanza. See, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being a start, and 1,000 recollections weave their
air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. See the difficult word first. Tinkle, tinkle होता है रिंगिंग साउंड को कहते हैं, और शिंगल्स होता है कि जब जो आप लोगों ने देखा होगा खास करके जो रूरल एरिया होते हैं, गांव वाले एरिया, कि उनके जो सीमेंटेड छप्पर रूफ ना होकर, उनकी छत सीमेंटेड ना होकर एक टाइल्स के बने रहते हैं, टाइल्स के जैसे शेप में बने होते हैं. हम आपको शेप बना के दिखाते हैं कि इस टाइप के शेप में बने होते हैं. तो लगातार, तो उन छप्परों को शिंगल्स कहते हैं, और उन पे जो आवाज़ें पड़ती हैं वो टिंकल कहलाती हैं. ठीक है, इस टाइप के लगे हाथ में बराबर से पूरे छप्पर पड़ा होता है और ये टाइल का होता है, तो इस पर पानी की बूंदों से आवाज़ आती है. तो इसको शिंगल्स कहते हैं. इको, गूंज को कहते हैं. जैसे कि कभी आपने कुएं में बोला होगा झांक के गहरी जगह पे, तो आपको आपकी नहीं आवाज़ खुद वापस सुनाई देती है, गूंज है ना, दैट इज़ इको. फैंसीज डिज़ायर है, फैंसीज का मतलब डिज़ायर होता है, इच्छाएं. और पैटर हम पहले ही डिस्कस चुके हैं. वूफ, वूफ होता है धागे, वेफ्ट, WEFT, वेफ्ट. रिकलेक्शंस होता है मेमोरीज. Now see the explanation. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. पोएट कहते हैं कि जो बूंदे की आवाज़ जो छत पे, जो छप्पर पे पड़ रही हैं, टाइल के छप्पर पे पड़ रही है, तो जो उसकी टिंकलिंग हो रही है, जो उसकी साउंड आ रही है, वो हार्ट में, दिल में गूंज उत्पन्न कर रही है. मतलब दिल में बार बार गूंज रही है उसकी आवाज़ें. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. और ऐसा लगता है कि हजारों इच्छाएं जो कि आप सपने में देखते थे, यानी कि बहुत सी चीज़ें आप जो चाहते हैं आप उनको सोचते हैं, ड्रीम में देखते हैं, तो ऐसी हजारों इच्छाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, जैसे कि शुरुआत होने जा रही है. एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. और हज़ारों आपकी मेमोरीज, आपकी जो पुरानी यादें, हज़ारों ऐसे, जैसे लगता है वीव माने होता है बुनना, है ना, जैसे कपड़ा बुनते हैं उसको वीविंग कहते हैं. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कि जो हवा में जो धागे हैं वो बुन रहे हैं, यानी कि उन मेमोरीज में आप, जैसे लगता है कि आप अपने सपने बुन रहे हैं. ऐसे ख्यालों में चले जाते हैं उनको. जब वो बूंदों की आवाज़ सुनता है तो पोएट ऐसे ख्यालों में चला जाता है कि हज़ारों इच्छाएं अब उसकी, अब हम मेमोरीज और जो है सपना बुन रही हैं. एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. और ये सब कब होता है? जब वो छत पे पानी की जो सॉफ्ट रेन पड़ रही है, सॉफ्ट पानी, धीरे धीरे पानी बरस रहा है, उसकी पानी की बूंदों की आवाज़ सुनता है पोएट. नाउ सी द राइमिंग स्कीम. अगेन शिंगल्स का साउंड किसी से नहीं मिल रहा है इस स्टैंजा में, तो शिंगल को ए दिया है मैंने. हार्ट और स्टार्ट, हार्ट और स्टार्ट का साउंड सेम सा है, तो दोनों को बी, है ना. फैंसीज का किसी से नहीं मिल रहा है, तो सी. रिकलेक्शंस का नहीं मिल रहा है, डी. लेकिन वूफ और रूफ मिल रहा है, तो दोनों को ई. सेम साउंड, सेम अल्फ़ाबेट. और इसके बाद सिर्फ पैटर बचा, तो पैटर को एफ. नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस. अगेन एलिट्रेशन का यूज़ किया गया इसमें. देखिए, बिजी बीइंग, है ना, बी, ब जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, उसका रिपीटेशन है बिजी बीइंग, तो यहाँ एलिट्रेशन का है. ऐसे ही रेन अपॉन द रूफ, लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, रेन अपॉन द रूफ, यहाँ भी र साउंड का रिपीटेशन है, तो एलिट्रेशन है. अगेन यहाँ पर ऑनोमेटोपोइया को टिंकल साउंड, है ना, जो पानी की बूंदे शिंगल पे पड़ के टिंकलिंग साउंड हो रही है. टिंकल, इको, गूंज होती है, ये भी एक आवाज़ है. पैटर, है, ये सब ऑनोमेटोपोइया के एग्जाम्पल है. टिंकल, इको, पैटर, है ना, ये सब ऑनोमेटोपोइया के एग्जाम्पल है. सब में साउंड की बात हो रही है. आगे देखिए, सिंगल्स के बाद देखिए कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो और इसके बाद फैंसीज के बाद नहीं है, रिकलेक्शंस के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, पैटर के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सब इंजैबमेंट की एग्जाम्पल है. इंजैबमेंट इज़ देयर. एंड हाँ, इस स्टैंजा में सिर्फ इतना ही. एक बात मैं फर्स्ट स्टैंजा में बताना भूल गई. मैं यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये लिखा था जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कम टू द फर्स्ट स्टैंजा अगेन. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू. रेनी टीयर्स, है ना, आप देखिए रेनी टीयर्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, रेनी टीयर्स. तो जब
यहाँ पर पोएट ने जो बारिश की जो बूंदें हैं, बारिश हो रही है, उसको टीयर से कंपेयर किया है ना। तो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है और हम उसके लिए एज, सो, लाइक इस टाइप के वर्ड भी यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। तो मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है ऊपर। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा एंड दैट इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Third, now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब देखिए, now see the difficult word. एगॉन होता है पास्ट, है ना, एरा गॉन बाई, जो समय बीत गया है, जो एरा बीत गया है, पास्ट एगॉन। और ड्रीमर्स जो सपना देखने वाले हैं, है ना, डार्लिंग प्रिय लोगों को कहते हैं। एयर, है ना, एयर जो है बिफोर को कहते हैं, और ये एक ओल्ड पोएटिक वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश है, पर इसमें बिफोर को एयर लिखा जाता था। आगे देखिए, डॉन माने मॉर्निंग होता है, रिफ्रेन होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग, है ना, किसी गाने को का हिस्सा बार बार गाना। और यहाँ पर रिफ्रेन का क्या मतलब होगा कि जो बूंदे की आवाज़ें बार बार आ रही हैं। और लिस्ट लिसन को कहते हैं, और लिस्ट भी एक ओल्ड पोएटिक वर्ड है, पुराने इंग्लिश में यूज़ किया जाता था, आउटडेटेड है। और शिंगल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो छप्पर होता है, थोड़ा टाइल का पैटर, रेन ड्रॉप होती है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन, सी द एक्सप्लेनेशन। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब वो जो पोएट लेट के जो सुनता है और हजारों सपने बुन रहा है, मेमोरीज में चला गया, उन मेमोरीज में क्या होता है, वो क्या सोचता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसकी मेमोरी में, उसकी याद में उसकी माँ आती हैं, एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और जैसे कि एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जैसे कि वो बहुत साल पहले पास्ट में आया करती थी। टू रिगार्ड, तो रिगार्ड होता है टू सी, है ना, देखने। द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब वो रात को उन बच्चों को सुबह तक के लिए छोड़ के जाती थी, यानी उनके कमरे में जब बच्चे सोते थे और उनको रात को देखने आती थी। डार्लिंग मतलब अपने प्रिय ड्रीमर्स को, जो उनके प्रिय, जो यानी कि उनके जो बच्चे जो ड्रीम में हैं, सोते में, तो उनको चेक करने आती थी, देखने आती थी, और उनको सुबह तक छोड़ जाने से पहले। ठीक है। और यहाँ पर ड्रीमर्स वर्ड हमको दिखाता है कि पोएट अलोन नहीं थे वो, यानी कि वो अपनी सिबलिंग्स की बात करें, यानी कि उनके कमरे में और कोई भी सोता था, तभी उनकी माँ डार्लिंग ड्रीमर्स लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और पोएट कहते हैं कि जब शिंगल्स पे, उस छप्पर पे जो पैटर की पानी की बूंदों की आवाज़ें आ रही हैं, जब मैं उसको बजता हुआ सुनता हूँ, जो प्ले भगवान नेचर प्ले कर रहा है उन पानी की बूंदों को, आवाज़ों को, जब मैं उनको सुनता हूँ, तो मुझे उस रिपीटेड सॉन्ग को सुनकर, उस रिफ्रेन को सुनकर ऐसा फील होता है कि जैसे आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि जैसे उनकी माँ प्यार के संग, फॉन्ड होता है लव, उसी प्यार के संग उनको देख रही हैं। और ये कब होता है, जब वो सुनते हैं उस रिपीटेड सॉन्ग को, बार बार बूंदे गिर रही है, तो जो जो बूंदों की आवाज़ आ रही है शिंगल्स पे, छप्पर पे, तो जब वो उसको सुनते हैं उन बूंदों की आवाज़ को, तो उनको लगता है कि उनकी माँ उसी प्यार के संग उनको अभी भी देख रही है। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द राइमिंग स्कीम। देखिए, मदर, मदर का साउंड किसी से नहीं मिल रहा है, ए, एगॉन और डॉन, है ना, सुनने में सेम है, तो बी भी। आगे देखिए, ड्रीमर्स का साउंड किसी से नहीं मिल रहा है, तो हमने सी दिया। मी का साउंड किसी से नहीं है, तो डी। रिफ्रेन और रेन का साउंड मिल रहा है दोनों का, ई ई। और शिंगल्स अकेला बचा एफ, है ना। तो सेम जो है राइमिंग स्कीम पूरे स्टैंजा में है। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। इसकी फर्स्ट लाइन देखिए, एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको स्टैंजा ऊपर भी बताया है कि जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, उसकी आवाज़ जो है वर्ड की स्टार्टिंग में आनी चाहिए और बार बार रिपीट होती है, तो हमारे पास एलिट्रेशन होता है। देखिए, फर्स्ट लाइन में मेमोरी, माय, मदर, सब जगह माँ साउंड का रिपीटेशन है, तो ये
एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। ऐसी तरह देखिए डार्लिंग ड्रीमर्स है ना, डा साउंड का रिपीटेशन है। तो यहाँ ये दोनों उसका है एलिट्रेशन का। पैटर ऑनोमेटोपिया के हम पहले भी डिस्कस कर चुके, रेन साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स को पैटर कहते हैं, तो ये ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। और वन मोर डिवाइसेस देयर, सी यहाँ पर आर्केज़म है ना। आर्केज़म होता है ARCHAISM है ना। आर्केज़म होता है बच्चों जब हम किसी आउटडेटेड इंग्लिश वर्ड को अपने पोएम में स्थान देते हैं तो वहाँ पर आर्केज़म होता है। अब यहाँ पर देखिए एयर जिसका मतलब बिफोर होता है, ये ओल्ड इंग्लिश थी। और ऐसी लिस्ट है ना जिसको अब यूज़ ज़्यादा नहीं होता, पहले लिखी जाती थी। तो एयर और लिस्ट वर्ड जो है आउटडेटेड वर्ड्स हैं, जब ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते तो ये वर्ड्स आर्केइक वर्ड्स कहलाते हैं। ARCHAIC आर्केइक वर्ड्स है ना। तो यहाँ पर जब आर्केइक वर्ड्स को पोएम में जगह दी जाती है, यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर आर्केज़म होता है। तो आर्केज़म फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर। सो एंड नो ड्रीमर्स के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, तो इंजैबमेंट इज ऑल्सो देयर। मी के बाद कुछ नहीं है। रिफ्रेन शिंगल्स के बाद देखिए कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, लाइन आगे मूव कर रही है नेक्स्ट लाइन में। तो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इंजैबमेंट एंड yes, it's okay now. And I have uploaded question answers of this poem in this same channel, Not Yas Ma'am English of English. Work hard, practice it again and again. Thank you so much.